नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव इस चैनल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं शशिकांत जी, लोन एक्सपर्ट। क्योंकि हमारे बीच कई सारी क्वेरी आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक्सपर्ट की एडवाइस का एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है और इस समय ये ऑनलाइन है, जिससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम शशिकांत जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपके इस चैनल पे। गुड आफ्टरनून सर के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। शशिकांत जी एक लोन एक्सपर्ट हैं, अपनी एक कंपनी चला रहे हैं जिसके एमडी हैं वो। ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है इनकी। इन्होंने 10 साल से ये अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने करीब 20 से 25 लोगों की टीम को हैंडल किया हुआ है। इनकी जो स्टडी हुई है वो मुंबई में हुई है और गोवा से हुई है। तो इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो आज हमारे साथ ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो प्रोडक्ट्स में डील किया है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये आज आपको सारे एमएसएमई लोन्स के बारे में बताएंगे कि एमएसएमई लोन को कैसे लिया जाता है, क्या है, कहाँ से किस सेक्टर कवर है, ये सारी चीज़ें आइए हम जानते हैं सर से। तो सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखूँगा वो ये रखूँगा कि सर एमएसएमई और एसएमई क्या होता है, और इन्होंने जो कोविड-19 है इस बीच में इन सारे सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आया हुआ है सर? नमस्कार दोस्तों जी। आपने पूछा एसएमई के बारे में ना एमएसएमई के बारे में। जो एसएमई है, पहले तो हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि कैश क्रंच के बारे में, कोविड-19 में क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, एमएसएमईज को। तो सर, एमएसएमईज में सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि प्रॉब्लम जो है कैश की है। कम से कम कैश है लोगों के पास आज के समय में, लेकिन बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं जी। लेकिन फिर भी उन्हें वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अब वो चाहते हैं कि हमें बैंक से लोन मिले, लेकिन बैंक से लोन मिले तो किस बेसिस पे मिले, ये तो लोगों को पता है नहीं। जी। और कुछ लोग चाहते भी हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं, जैसे बैलेंस शीट से रिलेटेड हो गई चीज़ें, जी। या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जी। या फिर फैक्ट्री सही से रन नहीं हो पा रही हैं, जी। सर्विस में उनकी चीज़ें हैं, उनकी बिलिंग से लेकर है। जी। ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोट डाउन किए हैं। जी। सबसे पहला पॉइंट है लोन ऑफ फंड के बारे में। जी। तो जब आप लोन लेते हैं तो उसको आप सही समय पे, सही टाइम पे चलाएं। जी। उसकी जो भी इंटरेस्ट आती है सही समय से पे करें। ये एमएसएमईज के लिए भी है और एसएमईज के लिए भी है। जी। पहले क्या था कि इस लॉकडाउन के पहले एसएमईज जो थे 5 करोड़ तक के लिए ही एसएमईज में काउंट होते थे। अब जाकर ये 100 करोड़ तक हो चुकी है। अब वो उसके अंडर में आते हैं। जी। इसमें हम आपको एक चीज़ और बता सकते हैं, आप किस तरह अपने बिजनेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। फंड आपने मान लिया बैंक से ले लिया सर, जी। उस फंड को आपको रोटेट करना चाहिए मार्केट में, जी। जिससे कि आपकी साइकिल सही तरह से चले और आपको कैश फ्लो की कमी ना आए। जी। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन जो आप करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी, उसको इस तरह से कुछ मेंटेन करें कि आपका जो चीज़ 100 रुपये लग रही है वो शायद 80 रुपये में हो जाए, 70 रुपये में हो जाए। नंबर 2 पॉइंट आता है आपका डेटर्स, यानी कि आपने मार्केट से कितने पैसे लेने हैं। जी। कुछ लोग क्या होते हैं सर कि 6-6 महीने पुराने लोग होते हैं, जो बिल उनके आए नहीं रहते हैं। इसकी वजह से उनकी फैक्ट्री में जो काम रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो अटकती हैं। इससे आपका बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है। तो आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए या कॉन्ट्रैक्ट बनाइए सामने वाले से कि सर, अगर हम आपको ये माल दे रहे हैं तो इसकी पैसे हमें 30 दिन में, 60 दिन में, 40 दिन में, जो भी चीज़ें हैं, हमारे पैसे टाइमली आ जाए। इससे आप दोनों को काम करने में अलग तरह का मजा आएगा। बैंक सपोर्ट करेगी। जब बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक देखेगी भाई इनकी रेगुलरली इनकम आ रहे हैं और जा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट है सर क्रेडिटर्स एग्रीमेंट। आप कोशिश करिए कि मार्केट में ऐसे क्रेडिटर जिनसे आप माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उनसे अच्छा खासा टाइम मिले, या फिर उस टाइम फ्रेम में आप जो उन्होंने दिया उस टाइम को आप मेंटेन करते हैं, उन्हें पेमेंट रेगुलरली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब तक वो मार्केट में पैसा नहीं आएगा उनको दोगे कैसे। तो उनसे कोशिश करिए कि उन्हें बना के रखें, उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आने दें, पैसे हमसे टाइमली पहुंच जाए उनका। तो इससे क्या होता है कि साइकिल आपका चलता रहेगा। अब आता है स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक होते हैं, इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं हम,
स्टॉक इतना ना हो कि आपने मान लिया कि मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट का इतना सारा स्टॉक कर लिया है, तब आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो कोई खरीद नहीं रही है जी इससे जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा। जी उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रोटेशन साइकिल। ये सबसे मेन चीज है। सारे पॉइंट जितने मैंने बताए हैं, जितने भी चीजें, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप ध्यान से सोचें, स्टॉक हो गई, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गया, या फिर इंडिविजुअली लोन भी कुछ लोग लेते हैं मार्केट से, जी वो भी चीजें हैं। इनको रोटेशन अगर सही तरह से करते हैं तो आप समझिए कि आप मार्केट के राजा हैं, जी। नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों कि हमें एक साइकिल रोटेट करते रहना चाहिए। क्रेडिटर से हमें क्रेडिट पीरियड की डिमांड करनी चाहिए ताकि हम अपने पास लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकें। डेटर से अपने जल्द से जल्द पैसे को ले सकें ताकि हमारे पास लिक्विडिटी बनी रहे। स्टॉक को उतना ही मेंटेन करें जितनी बिजनेस में ज़रूरत है, अदरवाइज उसको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं। जितनी डिमांड हो उतनी ही आप उसको स्टॉक करें। दूसरा क्वेश्चन है सर कि एमएसएमई सर्टिफिकेट और उद्योग आधार का इम्पोर्टेंस क्या है? सर, आज के समय में अगर कोई भी बंदा या कोई भी बिजनेसमैन हो, जी वो अगर एमएसएमई के अंडर फॉल होता है जी तो उसे बैंक से बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलती हैं। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आती हैं, या तो फिर उसकी प्रोसेसिंग फीस में आती है, जी जो काफी हाई होते हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। जी तो एमएसएमई एक तरह से एक सर्टिफिकेट है जी जिसे आप अगर उसके अंडर में आते हैं, देखते हैं तो वो आपका आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी डिफाइन करता है कि आप एमएसएमई हो। जी आपको मार्केट में कहीं भी जाते हैं या फिर बैंक में, सर मैं एक एमएसएमई हूँ, मुझे एक लोन जी। चाहिए एमएसएमई के अंडर, जी बस ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक सर्टिफिकेट है। जी अभी इतना भी ये ना बोल रहे हैं कि सर मैं तो एमएसएमई हूँ। कुछ जी। लोग ऐसे भी होते हैं कि सर एमएसएमई मुझे लोन चाहिए। जी इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन तुरंत मिल जाएगा एमएसएमई सर्टिफिकेट होने से। जी इसके लिए और भी चीजें हैं जो आगे हम आगे बताएंगे। जी। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे होगा कि एमएसएमई जो स्कीम आई हुई है ये किन सेक्टर्स को कवर करती है, मतलब इसमें किन किन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? इसमें सर 3 सेक्टर्स हैं। जी सबसे पहला सेक्टर मैन्युफैक्चरर, जी दूसरा सर्विस सेक्टर, और तीसरा है ट्रेडर, जो अब गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया है जी ट्रेडर को भी देना। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए आपका जो पूंजी लगानी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कम से कम 25% होना चाहिए, जी और ट्रेडर के लिए 50% का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जी तब जाके बैंक एमएसएमई लोन देती है जो सीजीपी एमएससी के अंदर फॉल होती है। जी इसके अलावा आपको जो है, मैं आपको आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों के बारे में बता देता हूँ कि किस किस चीज़ों को, कौन कौन सी आईटी सेक्टर्स हैं जो फॉल होती हैं उसके अंदर। जी आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जी आईटी सेक्टर्स। देन आपका आता है आपका रेस्टोरेंट्स आ गए, फिर उसका कंसल्टेंट्स हो गए जी। जो लाइक सीए हो गए, सीएस हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए। जी ये सारे चीज जो हैं वो अपने सर्विस सेक्टर में फॉल होते हैं। जी ट्रेडर जो होते हैं होलसेलर भी हो सकते हैं उसके अंदर, रिटेलर भी हो सकते हैं। इन दोनों के लिए सीजीटी एमएससी आज के डेट में दे रही है जहाँ पे 50% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जी। सर हमारा चौथा क्वेश्चन जो है व्यूवर्स के लिए वो ये है कि एमएसएमई लोन के लिए कैसे प्रोसीड करें, मतलब प्रोसीजर क्या होगा, उससे पहले क्या चीज़ें चेक करें ताकि हमें बैंक लोन देने से मना ना करे? सर सबसे बेस्ट तो इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ है, जी लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है, जी अगर आप दिल्ली एनसीआर में, जैसे मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, जी तो मैं दिल्ली एनसीआर में हमारी अपनी घर या फैक्ट्री या ऑफिस अपनी होनी चाहिए, ओन्ड होनी चाहिए या जी। पेरेंटल होनी चाहिए। जी बैंक सबसे पहला चीज यही देखती है, जी उसके बाद ही आगे वो प्रोसेस करना चाहती है। अगर आपका कुछ नहीं है या रेंटेड हो तो बैंक इनडायरेक्टली आपको बोलेगी सर हम आपको बताते हैं। जी अब आते हैं इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे लेकिन हम प्रोसेस एक बता सकते हैं सर हम आपको। जी जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सिविल। जी सिविल में क्या होता है कि सर आपको कम से कम 700 सिविल स्कोर होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए। ओके अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो 0 या -1 होगा। जी अगर आपने कोई लोन लिया, आपको सही तरीके से चलाया तो 700 एंड अबव होता है। जी दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल पेपर। जी फाइनेंशियल पेपर में जीएसटी रिटर्न्स हो गया, जी 3 साल की बैलेंस शीट हो गई, जी ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क। जी नेटवर्क होता है यानी कि आपके नाम पे, जी इंडिविजुअल आपके नाम से, आपके नाम पे क्या क्या है। उसमें गोल्ड एंड ज्वेलरीज होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर इंश्योरेंस होता है, एफडीज होती हैं,
ये सारे जो हैं वो नेटवर्क बनाने के लिए काम आते हैं, जो एक सीए बना के देता है। जी अब बैंक इसे मानता है, जब सीए सर्टिफाई करेगा तब ये नेटवर्क माना जाएगा, इधर नहीं। जी नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आप सरकारी बैंक से लोन ले रहे हैं तो एमएसएमई में क्या होता है कि सीसी या ओडी लिमिट मिलता है, टर्म लोन नहीं मिलते हैं। तो सीसी ओडी लिमिट तब मिलता है जब आप किसी अदर बैंक से ना हो, कोई आपका लिमिट फैसिलिटी ना लिया गया हो, और दूसरे बैंक में आपका करेंट अकाउंट अगर चल रही हो और हम आपने जिस बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है वहां पर आपका जो है करेंट अकाउंट नया खुलेगा और पुराने बैंक का करेंट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जी नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर, आपने अपने लाइफ में अगर कोई लोन लिया है, लोन में कोई सेटलमेंट ना हो, कोई सेटलमेंट ना हो तभी लोन मिलेगी, नहीं तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि सर किसी भी तरह की लोन में सेटलमेंट हो तो उसे लोन ना दिया जाए। इसके अलावा सर एनपीए जो पहले थी वो थी 3 महीने की प्रोसेस। अगर आपकी कोई लिमिट चल रही है या लोन चल रहा है, अगर आपने 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं भरा या इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो आपका जो केस है वो एनपीए में फॉल होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिससे कि बैंक फिर इन फ्यूचर में आप लोन लेने के काबिल नहीं रहते हैं। और सर इसमें मैंने ये भी सुना था कि अगर आपके ऊपर कोई केस जैसे रेट पिटीशन या सूट, ये सिर्फ फाइनेंसिंग को लेकर है। अगर आपके केस में मान लीजिए कि आपने कोई लोन लेकर सेटलमेंट कराया था, जो बताया मैंने, उसमें क्या होता है कि कभी कोर्ट केस होती हैं, फाइल पिटीशन होता है या फिर राइटफुल ऑफुल होता है, तो इस सारी चीजों को मिलाकर ये होता है कि बैंक इन फ्यूचर आपके लिए हमेशा के लिए बैंक का दरवाजा बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये है कि हमको बैंक में जाने से पहले, प्रोसेस जानने से पहले ये सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सर हमारा 5वां क्वेश्चन है व्यूअर्स के लिए, कितने तरीके के लोन हैं जो एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट देती है? सर यहाँ पे तो पहला है मुद्रा लोन, जो छोटे लोन से स्टार्ट में 50,000 से स्टार्ट होता है जी, और ये 10 लाख तक होते हैं जी। उसमें मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर एंड तरुण। जी शिशु लोन जो होते हैं 50,000 तक मिलते हैं जी, किशोर लोन जो होते हैं वो 2 लाख तक मिलते हैं, सॉरी 5 लाख तक मिलते हैं। जो तरुण लोन है वो 5 से 10 लाख तक मिलते हैं। ये हो गई मुद्रा वाली। तो सर ये तीनों लोन किन किन लोगों को मिल सकते हैं? मतलब ये जो कैटेगरी डिफाइन है शिशु, तरुण, ये कैसे? शिशु लोन तो कोई भी स्टार्टअप के लिए मिल सकता है, छोटे जैसे प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, 50,000 तक लोन है जी, इन लोगों को मिल सकते हैं जी। ये जो किशोर लोन हो गए वो 51,000 से 5 लाख रुपए तक के लिए है। वो भी लोन आप छोटे स्टार्टअप के तौर पे मांग सकते हैं, या फिर कोई रनिंग बिजनेस है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल के टाइम के लिए भी मिल सकते हैं, या फिर कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं उसके लिए पैसे मिल सकते हैं जी। फिर उसके बाद आता है आपका तरुण लोन। तरुण लोन जो 5 से 10 लाख के बीच में होती है जी, वो भी एक वर्किंग कैपिटल के लिए मिलती है या मशीनरी परचेज के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा CGTMSE, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट ग्रुप ट्रस्ट मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है कि 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक लोन अनसिक्योर्ड मिलते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन जो बैंक्स हैं वो अपने आप को 1 करोड़ तक रिड्यूस करके रखी हैं। वो कोशिश करते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ना दिया जाए। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोलेटरल होती है देने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं देना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन लें, और इन फ्यूचर वो क्या करते हैं, अगर वो लोन बैड लोन हो गई जिससे बैंक पे इफेक्ट करता है, और क्लाइंट तो ये सोचता है भाई हमने तो कोई प्रॉपर्टी रखी नहीं, हमें क्या टेंशन है। सर इसमें अगर किसी ने इस लोन के अंडर अप्लाई किया हुआ है CGTMSE, तो क्या उसके अलावा भी वो और किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, अगर हाँ प्राइवेट बैंकों में कर सकता है टर्म लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, होम लोन के लिए कर सकता है लेकिन अगर किसी भी ओडी लिमिट की चाहिए तो ये CGTMSE पहले वो क्लोज कराना होगा, तब जाके उसे नया फ्रेश ओडी लिमिट मिलेगा। तो अगर जो मोदी जी ने अभी जो नया अनाउंसमेंट किया 3 लाख करोड़ रुपए का, तो अगर ऑलरेडी कोई CGTMSE में लोन लिए हुए तो क्या उस स्कीम में बैंक लोन दे सकेंगे? सर अभी तक तो कोई सर्कुलर आई नहीं है बैंक में, लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज है जिनकी ऑलरेडी लिमिट या लोन चल रहे हैं बैंकों में, बैंक उसका 20% एज अ टॉप अप लोन देगी ऑटोमेटिकली, जो ये टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाएगा 4 साल के लिए। इसको बोल सकते हैं आप WCTL होती है जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन।
इसमें 1 साल तक के लिए आपको यानी कि 12 महीने के लिए आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलेंगे। जी। बाकी के 3 साल जो रहेंगे उसमें आपको पूरा ईएमआई पे करना है। ठीक। इसमें नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज के अंदर आता है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली वुमन के लिए बना हुआ है, जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लिए है। ये टर्म लोन के अंदर मिलती है, जिसमें 7 साल का टेन्योर होता है। इसमें 2-3 लोग हैं जिनको ये मिल सकती है। सबसे पहले तो स्टैंड अप इंडिया में SC ST के लिए स्पेशली बनाया गया था, जहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों को मिल सकता है लोन। फिर आते हैं हमारे वुमन, जो जनरल कैटेगरी की या OBC कैटेगरी के हैं। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो उनकी 51% शेयर होनी चाहिए। इसमें किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी प्रॉपर्टी कोलेटरल देने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टैंड अप इंडिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या जो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट है उसको देने के लिए टर्नओवर मेन क्राइटेरिया है या बैंक कुछ अदर चीजें भी देखता है लोन देने से पहले? देखिए, क्वेश्चन जो आपने किया है, टर्नओवर तो है ही जी। नॉर्मली क्या होता है कि बैंकों में टर्नओवर का 20% लिमिट मिलता है जी। तो, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बैंकिंग क्रीडेंशियल देखी जाती है कि आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जी। आप कितना मेंटेन करते हो बैलेंस। जी। इसके अलावा जो आपकी टर्नओवर है वो GST रिटर्न जो आप मंथली फाइल करते हैं, जी। उस रिटर्न से आपकी GST रिटर्न से आपकी जो ITR की बैलेंस शीट है वो मैच होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल इतनी दिखनी चाहिए जितनी GST सेल में। अच्छा, ठीक सर। 7वां क्वेश्चन सर, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली MSME सेक्टर के लिए, तो इस कोविड-19 के दौर में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे जो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे? अभी तो फिलहाल मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है जी। और सर 3 लाख करोड़ तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी किसी मिला भी नहीं है जी। क्योंकि अभी जस्ट डे फॉर यस्टरडे जी। गवर्नमेंट ने कैबिनेट में अभी बिल पास किया है जी। 3 लाख करोड़ के लिए। जी। अब ये RBI को जाएगी, RBI फिर इसकी सर्कुलर बना के बैंकों को देगी। उसके बाद पता चलेगा किसे देना है किसे नहीं देना है। तो लगभग हम मान सकते हैं अभी 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। बोल सकते हैं शायद 10 दिन भी ना लगे जी। शायद 1 महीना भी लगे, ये बता नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक हमें पता है गवर्नमेंट इस पे कुछ ज्यादा प्रयास कर रही है जी। तो शायद मंथ एंड तक बैंकों में ऑलरेडी सर्कुलर आ जानी चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग SIDBI के बारे में जानते होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस सेक्टर हैं, वो लोग अगर 2 साल पुरानी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराने के लिए SIDBI से प्रोवाइड किया है। जहाँ पे उनको जो प्रोसेसिंग फीस होती है 2 साल की, जो गारंटी 2% गारंटर फीस होती है CGTMA की, वो भी गवर्नमेंट ने माफ किया हुआ है जी। 5% 5 साल के लिए है ये 5%। अच्छा, इसमें आप बोल सकते हैं जैसे जो सैनिटाइजर बनाते हो, मास्क बना रहे हैं, शू कवर बना रहे हैं, वेंटिलेटर बना रहे हैं, PPE किट बना रहे हैं। खैर PPE किट तो सर अब आया इंडिया में, तो ये तो नहीं है। जो 2 साल या 3 साल पुराने फैक्ट्री बना रहे हैं, कम से कम टर्नओवर 1 करोड़ देखती है इसके अंदर SIDBI जी। वैसे सर इसमें 8वां क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जिससे हमारी फाइल न लटके और हमारा लोन इजीली सैंक्शन हो जाए? सर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर चलें जी, तो बैंकों की इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं कि क्लाइंट चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता है जी। तो मैं आपको फिर भी मैं उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ जो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके जो भी CA होते हैं, ये कहते हैं इसके बिना हमारा लोन मिलेगा ही। हाँ जी। तो वो चीजें मैं आपको बता दूं, इन डिटेल बताना चाह रहा हूँ जी। सबसे पहले होता है KYC में आपका आता है सबसे ऊपर प्रोफाइल, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में क्या है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपने बता दिया तो आपकी इस फील्ड में कब तक कितना जॉब किए हो, क्या एक्सपीरियंस है, और आपने अभी जो जिस फील्ड में फैक्ट्री लगा रखी है या बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड में कितना साल हो गया है। आपको उसमें ये भी मेंशन करना प्रोफाइल में कि आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी चाहिए और क्यों चाहिए। अगर वो चाहिए तो अगले साल में इस पैसे से लेकर आप कितना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो जो परसेंटेज वाइज में। तो उसके बाद
पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, और आप जहाँ रहते हो घर की यूटिलिटी बिल, यानी कि बिजली बिल हो गया, गैस कनेक्शन बिल हो गया, पानी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका मैं बताता हूँ ऑफिस के बारे में। आपका ऑफिस एड्रेस प्रूफ के लिए भी चाहिए चीज़ें, और क्या क्या ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स लगते हैं। ऑफिस एड्रेस प्रूफ में अगर आपका रेंटेड है तो रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, साथ में उसकी यूटिलिटी बिल चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे आपको लगेंगे एमएसएमई सर्टिफिकेट, फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर पुराना कोई भी स्टेचुटरी सर्टिफिकेट हो सेल्स से, टैक्स से रिलेटेड, वो भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। फिर आपका आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था वही चीज़ें हैं। 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए, जिसमें कि आईटीआर, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। नंबर 2, जीएसटी रिटर्न पिछले 12 महीने की, अब से पिछले 12 महीने की होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी नंबर पे आती है 26 एएस यानी कि टीडीएस रिटर्न जो बोलते हैं, वो पिछले 2 साल की चाहिए, 2 या 3 साल की आप दे सकते हैं। फिर आपका आता है 1 साल की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, जो ये जस्टिफाई करता है कि सर जितने की टर्नओवर आप दिखा रहे हैं जीएसटी में, बिजनेस में, उतने की बैंकिंग है भी कि नहीं है। फिर आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है कि सर आप आपकी जो भी चीज़ें हैं ना आपके नाम से इंडिविजुअली, जो मैंने पिछले कुछ जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, व्हीकल्स हो गए, गोल्ड एंड ज्वेलरी हो गया, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीज़ें ये नेटवर्क डिसाइड करती है कि आपके ऊपर कितने, मीन्स आप कितने के हो अभी आज के समय में, आपकी वर्थ कितनी है। उसके बाद है प्रोविजनल स्टेटमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स। मैं इसलिए 3 to 7 ईयर्स बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप कोई लिमिट ले रहे हो और आप साथ में कोई मशीनरी लोन भी लेनी है, तो अगर मशीनरी लोन लेनी हो तो अगर आपकी उसकी टेन्योर 5 साल हो या 7 साल हो, तब तक प्रोविजनल या प्रोजेक्शन 7 साल की बनेगी। 5 साल की होगी तो 5 साल की बनेगी। अगर सिर्फ आप लिमिट ले रहे हो तो 3 साल की आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका सीएमए डेटा बनेगा। तो सीएमए डेटा इसलिए मांगा जाता है कि उससे आपकी करंट रेशियो और लेवरेज रेशियो डिसाइड होती है। इसी के बेस पे आपका लोन भी डिसाइड होता है रेशियो के ऊपर। फिर आती है प्रॉपर्टी पेपर। मान लीजिए कि अगर आप एमएसएमई के लिए फॉल नहीं हो पा रहे हो तो आप प्रॉपर्टी पेपर दे सकते हो वहाँ पे, और उसके बेस पे भी लोन आप ले सकते हो। नेक्स्ट होता है रनिंग लोन शेड्यूल, यानी कि अगर आपने कहीं किसी और बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो उसकी रनिंग लोन शेड्यूल चाहिए, और एसओए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि आप उसको लोन ट्रैक भी बोल सकते हैं। और रीपेमेंट बैंकिंग, जिस बैंक से उसकी जा रही ईएमआई, वो उस महीने की लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट भी चाहिए। सर हमारे एक व्यूवर्स का क्वेश्चन आया है कि क्या एक स्टार्टअप इस स्कीम का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले मैं व्यूवर्स को ये बता दूं कि सर जिसको आप स्टार्टअप समझते हैं वो स्टार्टअप होते नहीं एक्चुअली। स्टार्टअप क्लेम करने के लिए आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आगे सर हमारे बताएंगे। देखिए सर, स्टार्टअप के लिए तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जी, लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे जी, तो वहां पे पता चल जाता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने जब जाओ तो आपको मिल नहीं पाएगा। सामने है लेकिन ले नहीं पाओगे आप। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टअप में देखिए, मुद्रा लोन भी स्टार्टअप लोन देती है, सीजीटी एमएससी भी स्टार्टअप लोन के लिए कवर करती है, स्टैंड अप इंडिया भी स्टार्टअप लोन के लिए कवर करती है। एक और है प्रोडक्ट हमारा पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी है जो स्टार्टअप रूरल एरिया के लिए डेवलप करने के लिए काम करती हैं। तो मुद्रा लोन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आपको 3 कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली आपको स्टार्टअप लोन लेने के लिए सर आपको बहुत खास ध्यान देना रहेगा। सबसे पहली चीज कि उस जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा उस फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस कितनी है। नंबर 1, आपके फैमिली बैकग्राउंड में पिछले कोई बड़े लेवल पे आईएएस ऑफिसर या इंस्पेक्टर जो भी हैं, कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो भी एक आपका प्रॉफिट साइड में लेके जाता है इस काम के लिए, स्टार्टअप लोन के लिए। घर अपना है या पेरेंटल है, ये भी मायने रखता है। आप रेंटेड हो तो नहीं मिल, साफ साफ मना कर दीजिएगा, स्टार्टअप लोन नहीं मिल सकता है। ये 3-4 चीजें हैं जो सर आपको बेसिकली काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे
फिर हम इसको छोटे छोटे वीडियोस में सारी पॉलिसी जितनी भी हैं, जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सामने लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक व्यूवर से आया है कि वो अपना बिजनेस प्लान कर रहे स्टार्ट करने के लिए, तो वो इस स्कीम का जो भी स्कीम है एमएसएमईज के लिए, उसका बेनिफिट वो कैसे ले सकता है, क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो एक जो बंदा स्टार्ट करने जा रहा है अपना बिजनेस, उसके पास कुछ नहीं है आज की डेट में, वो शून्य लेवल पे खड़ा है, तो क्या उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? सर हम तो बोल सकते हैं नहीं मिलेगा जी, और मिलेगा भी जी, दोनों चीज बोल सकते हैं। दोनों व्यूवर्स को बताइए हमारे। नहीं मिलेगा इन सेंस कि सर आपको अगर उस फील्ड में एक्सपीरियंस जीरो है जी, तो बैंक सीधे सीधे मना कर देगी। जी, अगर डायरेक्ट नहीं बोले तो इनडायरेक्टली मना कर देगी, बोलेगा सर मैं आपको बताता हूँ, जी, कुछ ये पेपर लाई वो पेपर लाई, जी, ये भी मतलब टाइम वेस्टिंग है। जी, तो इससे अच्छा हो गया आपने पहले खुद कुछ चीजें स्टार्ट करिए, कुछ चीजें समझिए, पर रखिए कि इसमें सच में कितना मेहनत लगता है, क्या है, क्या मैं इसमें कर भी पाऊंगा या नहीं हो जी, पाऊंगा, सक्सेस इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट व्यूवर्स का क्वेश्चन आ रहा है सर कि किसी भी पर्सन का कोई एक आइडिया है, अब मेरे पास किसी भी चीज का आइडिया, क्या मैं उस आइडिया के बेस में इस स्कीम का बेनिफिट बैंक से ले सकता हूँ? सर आप ले सकते हैं, अगर आपकी यूनिक आइडिया है जी, तो आप जरूर ले सकते हैं। जी, तो क्या उसके लिए और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए सपोर्ट करती है। मेक इन इंडिया जो है बेसिकली न्यू आइडियाज के लिए ही है। जी, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ आइडिया हो और ऐसा शायद किसी बैंकर ने कहीं ना सुना हो या लोगों ने ना सुना हो, जी, और उस फील्ड में आप जाना चाहते हो और आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, जी, और आपकी जो नेटवर्क जो है, जी, इस केस में आपका नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे बैंक एज अनसिक्योर्ड लोन आपको सपोर्ट लिमिट के तौर पे कर सकती है। अच्छा। नेक्स्ट व्यूअर्स का क्वेश्चन आ रहा है सर कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट्स दिए हैं इस एमएसएमई सेक्टर में, तो वुमेन के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे सर? सर सबसे पहला तो पॉइंट है वुमेन एंटरप्रेन्योर, वो तो जानते हैं आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन के लिए बहुत कुछ कर रही है। जी, जैसे कि अभी स्टैंड अप इंडिया सबसे पहला प्लान था उनके लिए कि स्टैंड अप इंडिया में मैंने बताया कि 10 लाख से 1 करोड़ तक अनसिक्योर्ड लोन मिलते हैं। जी, अब उस लोन को लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने सहूलियत दी है, जी, उसमें नो कोलेट्रल, यानी कि किसी तरह की प्रॉपर्टी आपको देने की जरूरत नहीं है, जी, ना ही किसी गारंटर की जरूरत है कि थर्ड पार्टी कोई गारंटर हो, ऐसा कोई जो कहीं भी नहीं लिखा गया है, जी, और कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाएगी। जी, ये जो चीजें हैं, 3 चीज मैं बता रहा हूँ, नो विदाउट कोलेट्रल, नो गारंटर एंड प्रोसेसिंग फी जीरो, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत लिया गया एक स्कीम है। जी, ठीक है। इसके अलावा जो स्कीम आती है, अन्नपूर्णा स्कीम आती है, जी, जो वुमन हाउस वाइफ हैं, वो घर से अगर छोटे गरीब परिवार हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम घर से टिफिन बॉक्स बनाकर लोगों को खाना ऑफिस में प्रदान करें, जी, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, 50,000 तक का मुद्रा लोन में, जो मैंने बताया था पहले भी कि शिशु लोन ले सकती हैं, जी, कुछ किचन यूटेंसिल्स खरीदने के लिए, ताकि वो खाना बनाकर टिफिन बॉक्सेस पहुंचा और सकें, अपना बिजनेस चला सकें। जी, इसका तो स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ही मुद्रा में ही ये भी स्कीम है, और सीजीटी एमएससी में भी स्कीम है, जी, बशर्ते कि वो आपकी चीजें जो आप बोल रहे हो उस चीज से मैच करे। जी, इसके बाद आपका इसमें जो मैं बता दूं, स्त्री शक्ति में जो है आपका प्रोसेसिंग फी 0.5% लगेगा, प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिलेंगे। जी, 0.5 से लेकर 0.05% तक का कंसेशन मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जी, बस यही है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्यूवर्स का। ये किसी ने पूछा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताएं। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभी मैं बता रहा था कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है या फिर SC ST के लिए है, जी, और SC ST में जेंट्स एंड लेडीज एंड मेन एंड वुमन बोथ आर इंक्लूडेड। जी, पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, जी, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 51% का शेयर रखते हैं, मतलब वुमेन। हाँ, जी, तभी आपको मिलेगी। जी, और इसमें सर कौन कौन कवर होते हैं, क्या ट्रेडर इसमें कवर है या सर्विस सेक्टर? इसमें तीनों सेक्टर कवर है, मैन्युफैक्चरिंग, जी, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। अच्छा सर, धन्यवाद सर। 14वां क्वेश्चन लेते हैं सर कि अगर मान लीजिए इसमें किसी ने लोन लेते हैं या कोई ड्यूज है और वो
असफल हो जाता है इसको पे करने के लिए या डिले हो जाता है पेमेंट करने में, तो बैंक क्या 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 सर, अगर गाइडलाइंस आपने है? एमएसएमई में अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आप जी। अगर नहीं टाइमली पेमेंट कर पा रहे हो, जी तो सबसे पहले तो बैंक से रिक्वेस्ट करो, लेटर जी। दो कि सर मुझे इस 1-2 महीने के समय चाहिए, मैं दिक्कत चल रही है। जी लेकिन बैंक जैसे तीसरा महीना आएगा वो आपके लिए टाइम नहीं देगा। जी। नंबर 2, अगर आप जानबूझ से कर रहे हो तो आपके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा। जी, ये जो नई वाली स्कीम आई है 3 लाख करोड़ उसमें वाली, भी क्रिमिनल स्कीम भी अंतर्गत आएगा, और जो पुराने सीजीटीएम से स्कीम चलते हैं उसमें भी क्रिमिनल ऑफेंस के तरह ही सारी गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा। तो मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप लोन ले लेते हैं और इस विचार में है कि हम लोन लेके बिजनेस बंद कर देंगे और लोन नहीं पे करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। इसमें एक पॉइंट और भी है सर कि फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बिजनेस खोल दिया, पैसे बैंक के नहीं दिए और आप चाहते हो और पैसे बैंक से मिल जाए, तो आप समझिए कि आपके लिए हमेशा बैंक का दरवाजा बंद हो गया। तो ऐसा है दोस्तों, अपने बिजनेस का दरवाजा बंद ना करें और लोन रेगुलर रीपे करते रहें, जिससे आपको आगे भी बैंक से सहायता मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी व्यूअर्स ने पूछा था, क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आधार ओटीपी के साथ कर सकते हैं या बिना आधार ओटीपी के भी किया जा सकता है? सर, इसमें यह है कि आधार ओटीपी हो तो ज्यादा अच्छा है, वो 24 घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे जी। अगर आधार ओटीपी आप नहीं दे सकते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 48 से 72 घंटे का समय लगता है। अच्छा, तो इसमें कुछ सर चार्जेस में कोई फर्क आता है? क्योंकि हाँ, जैसे कि नॉर्मली विद आधार ओटीपी अराउंड 1000 रुपीज लगते होंगे, और मतलब ये गवर्नमेंट तो कोई चार्ज नहीं लेती फिर ये? सर, ये एक तरह से कंसल्टेंट होते हैं जो कंसल्टिंग फीस लेते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जी, उनकी इतनी फीस बनती है जी। और जिसपे ओटीपी आधार नहीं जाती उसमें मेहनत है जी, उसमें 1000 से 2000 के बीच में फीस चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर हमारे व्यूअर्स चाहें तो वो अपने आप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि सर, जो हमारे ये व्यूअर्स इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनको हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं अगर ये आपसे कुछ सहायता लेते हैं? इसमें सर जी, अब मैं क्या बताऊं इसमें जी। सबसे पहले तो हाँ, आप हमसे सहायता ले सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो जी, हम हमेशा सहायता करेंगे आपकी जी। अब जैसे होता है कि अगर बैंक से रिलेटेड हो, आप लोन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और आप मंथली, इसमें क्या होता है, लिमिट अगर कोई चल रही है बैंक में जी, तो आपको मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जी। मंथली, किसी बैंक में मंथली होती है, कहीं पे क्वार्टरली होती है, कभी कभी 6 मंथ्स की भी होती है जी। तो उस चीज में हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है सर इसमें कि आपकी अगर कोई क्वेरीज है, बैंक ने कभी कभी क्या करती है कि अगर बैंक को ऊपर से किसी भी क्लाइंट के बारे में कोई डिटेल पूछनी होती है तो वो लोग एक इस तरह का वर्ड यूज करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। हम उस चीज़ के लिए, फ्रेमिंग के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, हम आपको सिंपल वे में समझाएं, हम आपको चीज़ें सॉर्ट आउट कर दें कि बैंक का, हम ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपने आज लिमिट ले लिया, आज मान लीजिए कि आपकी है 22 मई 24 में जी, तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर सेम मंथ में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा लोन को जी। जो लिमिट आपकी रिन्यू होगी हर साल जी। और रिन्यूअल तभी होती है जब आप इस साल आपकी जो लोन है, इंटरेस्ट आपने टाइमली पेमेंट किया है और आपकी जो सेल है पिछले साल से इस साल सेल बढ़ी हो जी। तो और इसमें और भी पेपर लगते हैं जो हम आपको इस चीज में मदद कर सकते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन सर हमारे व्यूअर्स का, कि जितने भी आपने ऊपर बेनिफिट बताए एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसके अलावा भी क्या कोई और बेनिफिट्स हैं जो हम अपने व्यूअर्स या एमएसएमई सेक्टर के लोगों को दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं जी, बताइए। बेनिफिट हैं जैसे कि सबसे पहले तो एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या होता है कि सैंक्शन जो होती है लोन वो इजीली हो जाती है, नंबर 1 जी। आपने एक सुना होगा पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स जी, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है। लेकिन सर क्या ये 59 मिनट में मिला था? बहुत, तो हमारे काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने लिए हैं। अच्छा, हमने खुद उन्हें सपोर्ट किया इस चीजों के लिए जी।
इसके अलावा जो है आपकी जो स्कीम्स होती है ना, स्कीम्स में एग्जाम्पशन आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आ सकती हैं और आपकी प्रोसेसिंग फीस में भी आ सकती है। जैसे रिन्यूअल पे जो आपकी फीस होती है 2% की CGT MSA की, जी वो नेक्स्ट ईयर आपकी रिड्यूस हो जाएगी जी क्योंकि आप MSME हो, इसीलिए ये भी एक स्कीम है आपके लिए अलग से। जी इसके अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स के लिए जी ठीक है, स्टेचुटरी सपोर्ट मिलते हैं इसके अंदर जी बहुत सारी चीजें हैं, इसके इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं। जी। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो MSME में आए जिसकी टर्नओवर नॉट मोर देन 100 CR हो। जी। तो इसका मतलब दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें थी MSME सेक्टर के लिए हमारे शशिकांत जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं स्टेट वाइज, ताकि हमें पता चल सके कि उस स्टेट की क्या, उस बैंक की क्या पॉलिसीज़ हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स कर सकें। तो दोस्तों हमने 7 मेल IDs बनाई हुई हैं 7 स्टेट को कंसिडर करते हुए, जिसमें सबसे पहला है दिल्ली। ऑफ कोर्स हम लोग जहाँ से बोल रहे हैं तो दिल्ली की ID है ipronence.delhi@gmail.com। हरियाणा के लिए ipronence.haryana@gmail.com। पंजाब के लिए ipronence.punjab@gmail.com। राजस्थान के लिए ipronence.rajasthan@gmail.com। उत्तर प्रदेश के लिए ipronence.uttarpradesh@gmail.com। उत्तराखंड के लिए ipronence.uttarakhand@gmail.com। और जो इन सब स्टेट्स में नहीं आते हैं वो आप हमें ipronence.others@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बता दो दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको मेल ID अगर नोट कर ली हो तो ठीक है, अदरवाइज हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मेल ID को डाल देंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है हम छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे समय समय पर। ये सारी जो भी स्कीम आपको सर ने बताई है CGT MSE या प्रधानमंत्री वाली जो बताई है आपको, या मुद्रा लोन है, या जो अभी 3 लाख करोड़ वाली पॉलिसीज आने वाली हैं जिसके लिए सर ने बताया कि बिल पास हो चुका है। सर ने बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को बताए जो MSME सेक्टर ले सकता है। स्टार्टअप के लिए बताया सर ने, स्टैंड अप इंडिया भी बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और इसी के साथ मैं सर को अलविदा कहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वेरी आप हमें मेल करिए। थैंक यू सो मच।